क्रिप्टोमेनोरिया। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। Yesterday we had discussed about the pubertal changes in female, that is growth spurt, then we have thelarch, then we have pube arc, then we have the peak height velocity, and then the menarche. What is amenorrhea? Amenorrhea is nothing just the absence of menses. हमने इसके क्लिनिकल टाइप्स देखे थे कल कि एक तो फिजियोलॉजिकल होता है, दूसरा पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल में क्या हो सकता है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, दैट इज द प्राइमरी, दैट इज बिफोर प्यूबर्टी, एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी की तीन कंडीशंस होती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फॉलोइंग मेनोपॉज। उसके बाद होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में भी दो टाइप्स होते हैं, कंसील्ड एमेनोरिया एंड रियल एमेनोरिया। कंसील्ड एमेनोरिया को हिडन मेंसेस भी कहते हैं। ये भी इसके दो तरह के कॉजेस होते हैं, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। और रियल में होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। कल हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया की डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद हमने आपको टाइप ऑफ हाइपोगोनाडिज्म बता दिया था। हाइपोगोनाडिज्म के भी तीन टाइप्स हैं, हाइपोगोनाडोट्रोपिक, हाइपोगोनाडोट्रोपिक hypogonadism, hypergonadotropic hypogonadism and eugonadotropic eugonadism। तो ये तीन टाइप के हैं। फिर हमने हल्का फुल्का का नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन देख लिया था, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इट्स जस्ट अ रिवीजन। उसके बाद हमने कॉजेस देखे थे, मोस्ट कॉमन कॉज इज द टर्नर सिंड्रोम, एंड उसके बाद हमने क्रिप्टोमेनोरिया देख लिया था। टुडे आई विल स्टार्ट विद द प्राइमरी एमेनोरिया विद एब्सेंट यूट्रस। इसमें हम फर्स्ट लेंगे मुलेरियन एजेनेसिस। व्हाट इज मुलेरियन एजेनेसिस? इसका एक और नाम होता है, दैट इज MRKH सिंड्रोम। MRKH का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज मेयर रॉकिटेंस्की कुस्टर हॉजर syndrome. Mullerian agenesis is also known as the MRKH syndrome. Mullerian agenesis का क्या मतलब है? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मुलेरियन एंड एजेनेसिस। मुलेरियन डक्ट जो होती है उसकी एजेनेसिस हो जाती है। इसमें क्या होता है, द कैरियोटाइप इज नॉर्मल, द फिनोटिपिकली द पर्सन इज फीमेल। अच्छा, आप लोग प्लीज 10 बजे से पहले ज्वाइन किया करिए, इसमें प्रॉब्लम होती है आप लोग को ऐड करने में। मुलेरियन एजेनेसिस में द कैरियोटाइप क्या होता है, 46XX, फिनोटिपिकली द पर्सन इज फीमेल। इसमें सिर्फ क्या प्रॉब्लम होती है, मुलेरियन डक्ट इज नॉट प्रेजेंट। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल आर डिराइव्ड फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से ऑर्गन होते हैं डिराइव्ड मुलेरियन डक्ट से? हेलो, मुलेरियन डक्ट से कौन कौन से ऑर्गन डिराइव होते हैं? Uterus, यस, ovary, नो, ovary is from the sorry, genital uterus, vagina और ovary. no, ovaries are from the genital ridge. मुलेरियन डक्ट से होता है यूट्रस, fallopian tube, cervix and 2/3 of vagina. मुलेरियन डक्ट से क्या होता है, derived यूट्रस, fallopian tube, cervix and 2/3 of the vagina. तो जब मुलेरियन एजेनेसिस है, मुलेरियन डक्ट इज नॉट प्रेजेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे ऑर्गन्स जो मुलेरियन डक्ट से डिराइव होते हैं, दे विल आल्सो बी नॉट प्रेजेंट इन दीज टाइप ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल का जो कैरियोटाइप है दैट इज 46XX, बट उसके पास यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना प्रेजेंट नहीं होगा। एक आपको लाइन दिख रही होगी यहाँ पे,
ovaries are normal. Why the ovaries are normal? Because the ovaries are derived from genital ridge. क्योंकि ओवरी जो है वो genital ridge से derive होती है, इस वजह से ovaries are normal. इसमें simple क्या होता है, बस इसमें Mullerian duct is not present. That's why there is no uterus, there is no fallopian tube, there is no cervix, and there is no upper part of the vagina. But in these type of cases, ovaries are normal. अब जब ovaries normal है, तो ovary secrete estrogen. That's why the estrogen will be present. उसके बाद क्या है, इसमें देखिए लिखा है both Mullerian duct are absent. अब जब मैंने कल भी आपको बताया था कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए ईस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड. जब ईस्ट्रोजन प्रेजेंट है तो ब्रेस्ट विल बी ऑफ नॉर्मल साइज. ओके, एंड estrogen can be converted into androgen. That's why these female have normal pubic and axillary hair. Okay, next point is the uterus, cervix and fallopian tube are absent and external genital organ is of female. क्योंकि external genital organ जो होते हैं genital tubercle से urogenital sinus से derive होते हैं, इसीलिए external genital organ तो female के present होंगे, लेकिन internal genital organ absent होंगे because there is no Mullerian duct. And the last point is the testosterone is of female level. Okay, तो मैं आपको एक बार बताती हूँ दोबारा से कि Mullerian agenesis क्या होता है. It is also known as the MRKH syndrome. इसका कैरियोटाइप होता है 46XX. इसके नाम से पता चल रहा है आपको Mullerian agenesis. इसमें ovaries are normal, estrogen is present, both Mullerian duct are absent, breast is normal. Why breast is normal? Because we have estrogen present and estrogen can be converted into the androgens and ovaries can also produce androgen from theca cells. That's why the person had normal pubic and axillary hair. Uterus, cervix, fallopian tube are absent. External genital organ is of female. Why? Because they develop from tubercle and urogenital sinus and testosterone is of female level. Am I clear? इतना समझ आया किसी? Yes, ma'am. Okay. जो लास्ट लाइन बता दीजिए टेस्टोस्टेरोन वाली. Okay. इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली फीमेल में एंड्रोजेंस प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा नॉर्मल होगा, मींस क्या फीमेल लेवल का होगा, मेल लेवल का नहीं होगा. देखिए अभी मैं आपको उसको समझाऊंगी दोबारा से. नेक्स्ट वी विल टेक, अभी मैं आपको इसका डिफरेंशिएशन बताऊंगी, तो मैं बताऊंगी मैं क्या. नेक्स्ट वी विल टेक द एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम. दिस इज also known as testicular feminizing syndrome. Okay, androgen insensitivity syndrome is also known as the testicular feminizing syndrome. इसमें क्या होता है, the karyotype is 46XY is of male type. Mainly क्या होता है, 46XY is present, males have testis produces androgen. Androgen help in the development of internal genital organ of male, and the androgen can convert it into dihydrotestosterone. This helps the pubertal changes in male and the formation of external genital organ. ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट की. तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम में क्या होता है,
The karyotype is 46XY. Testes are normal. Testosterone is present. But problem क्या है इसमें? The cells are resistant to testosterone. Okay? इसमें क्या है? Testis normal है, testosterone भी present है. बस प्रॉब्लम क्या है कि cells are resistant to testosterone. Okay? एक पॉइंट है, टेस्टिस जो होता है वो सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन. इसमें क्या होता है? मुलेरियन डक्ट रिग्रेसेस. जब एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रेजेंट होगा तो मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगी. इसीलिए जेनिटेलिया जो है वो ना ही फीमेल टाइप का हो पाएगा और ना ही मेल टाइप का हो पाएगा. एम्बिगुअस जेनिटेलिया प्रेजेंट होगा. ओके? व्हाई दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट? इसमें वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट क्यों होता है? बिकॉज इसमें एंड्रोजेंस होते हैं और एंड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन. Okay, that's why these type of person have well developed breast. Sparse pubic and axillary hair क्यों? क्योंकि pubic and axillary hair are dependent on androgens. Anti-Mullerian hormone is present, that's why Mullerian duct regresses and uterus is absent. और इसमें testosterone is of male level. इसका मतलब क्या हुआ कि ये person जो है karyotypically he is a male. Okay, that's why testosterone is of male level. इसका कैरोटाइप क्या है? इसका कैरोटाइप है 46XY. फीमेल कैरोटाइप क्या होता है? हेलो, 46XX. ओके ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया? मैं रिवाइज करवाऊँ या फिर एक बार? रिवाइज करा दी. ओके. In Mullerian agenesis, what happens? It is also known as MRAH syndrome. इसमें कैरोटाइप इज 46XX. ओवरीज आर नॉर्मल. इसमें प्रॉब्लम क्या है? बस प्रॉब्लम इज एट द लेवल ऑफ मुलेरियन डक्ट. मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता. मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाता है. इस वजह से यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड वजाइना आर एब्सेंट. ब्रेस्ट आर नॉर्मल क्योंकि ओवरीज ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ईस्ट्रोजन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए ईस्ट्रोजन का होना इंपॉर्टेंट है. इसलिए ब्रेस्ट आर नॉर्मल. दे हैव नॉर्मल प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर. व्हाई? Because estrogen can be converted into the androgens and the ovaries also produce androgens from the theca cells. The uterus, cervix and fallopian tube are absent. External genital organ is of female and testosterone is of female level. Next we will discuss the androgen insensitivity syndrome. इसको हम क्या बोलते हैं? Testicular feminizing syndrome. इसमें karyotype is of 46XY. Testes are normal. Testosterone is present. Problem क्या है? Problem, the cells are resistant to testosterone. This is the problem with this type of syndrome. They have well developed breast because इनके पास एंड्रोजेंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. एंड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोजन. दैट्स व्हाई इस टाइप के पेशेंट में ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रॉपर होगा. स्पार्स प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर क्यों होगा? क्योंकि ये एंड्रोजन डिपेंडेंट हेयर होते हैं. एंटी मुलेरियन हार्मोन इज प्रेजेंट. मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि टेस्टिस प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन. इसके अलावा एंटी मुलेरियन हार्मोन. अब इसका टेस्टिस तो नॉर्मल है तो इसलिए एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रेजेंट होगा. इस वजह से मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगा और यूट्रस एब्सेंट होगा. और जेनिटेलिया भी इसका एम्बिगुअस होगा क्योंकि जेनिटेलिया के लिए हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए हमें
टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर्ली फंक्शनिंग होना चाहिए. And serum testosterone is of male level क्योंकि testosterone is present in the plasma but not going to act on the cells. Cells are resistant. इसमें बस main क्या है? Cells are resistant. बच्चों एक सेकेंड, नबीला मुझे बॉटल देना यार. Next we will discuss about the gonadal dysgenesis. Gonadal dysgenesis में क्या है? Turner syndrome. Okay. Gonadal dysgenesis में क्या है? Turner syndrome. This is the most common cause of the primary amenorrhea. इसमें क्या है? The case usually present as primary amenorrhea with delayed secondary sexual characteristics. Okay. आप इसके फीचर्स के लिए ये वाला फिगर देखिए. In Turner syndrome, what is the characteristic features? The patient is of short stature. There is webbing of neck present. Low posterior hairline. In heart, there is coarctation of aorta. The nipples are widely placed. That's why इनका chest का shape होगा shield-like chest. In hand, there is a cubitus valgus deformity. Streak ovaries, infertility and amenorrhea. Pigmented nevi and peripheral lymphedema at birth. ये सारे characteristic features हैं. This is known as the stigmata of Turner syndrome. ये सारे characteristic features हैं Turner syndrome के. The case present कैसे होगा? Usually as a primary amenorrhea with delayed secondary sex characteristics. The syndrome is characterized by short stature, height is less than 150 centimeter. There is the webbing of neck present. There is cubitus valgus deformity present. The broad shield-like chest, widely spaced nipples are present, low hairline on the neck, and poor development of secondary sexual characteristics. The person are usually mentally retarded. Okay, person are usually mentally retarded and often associated with coarctation of aorta. Okay, तो इसमें cardiac abnormality क्या होती है? Coarctation of aorta. And renal anomaly में क्या होता है? Horseshoe kidney. ये आपको पता होना चाहिए. Turner syndrome के साथ cardiac abnormality is the coarctation of aorta and renal anomaly is the horseshoe kidney. In these type of female, the vagina, uterus and fallopian tubes are present. The problem is with the gonads. Gonads are streak. Gonads are of a streak type. बच्चों एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेट. मैं बस 5 मिनट में कंटिन्यू करती हूँ. मैं तुमको बोल रही थी यार, करने दो. यार मुझे यही सब दिमाग खराब होता है मेरा. नहीं, रहने दो, कर रही हूँ. हो गया है.
Okay, sorry for the inconvenience. Okay, we are discussing about the Turner syndrome. इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया विद डिलेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सिंड्रोम में क्या क्या होगा मैंने आपको ये फिगर में बताया अभी कि शॉर्ट स्टेचर, low posterior hairline, the webbing of neck, the coarctation of aorta, the broad chest with widely spaced nipples, the cubitus valgus, the streak ovaries, infertility and amenorrhea. Okay? इसमें क्या है? वेजाइना, यूट्रस, fallopian tubes all are present. Okay? The uterus is small. Gonads of streak type. आपको बस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद करनी है. Streak gonads are present in Turner syndrome. Streak gonads are present in Turner syndrome. अब जब गोनाड्स स्ट्रीक हैं, गोनाड्स में फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन. ओके, इसीलिए ओवेरियन फेल्योर हो जाता है. एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी इसके साथ हो सकते हैं, दैट इज द हाशिमोटो थायराइडिस, एडिसन डिजीज एंड हाइपोथायराइडिज्म. ओके, ये सबको आई थिंक पता होगा कि कैरियोटाइप ऑफ द टर्नर सिंड्रोम इज 45XO. कैरियोटाइप इज व्हाट? 45XO. अब जब गोनाड्स स्ट्रीक हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरीज आर नॉट फंक्शनल. तो क्या होगा? सीरम एस्ट्राडायोल लेवल भी लो होगा, लेकिन सीरम एफएसएच और एलएच लेवल बढ़ा हुआ होगा. क्यों? क्योंकि एफएसएच एंड पिट्यूटरी इज नॉर्मल, दैट्स व्हाई एफएसएच एंड एलएच लेवल इज रेज्ड. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके. टर्नर सिंड्रोम में बस ये इंपॉर्टेंट बातें थी. आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रीक गोनाड्स आर प्रेजेंट इन द टर्नर सिंड्रोम. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द स्वयर सिंड्रोम. इसमें क्या होता है? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ गोनाडल डिसजेनेसिस. इसमें कैरोटाइप देखिए 46XY. जीनोटाइप इज 46XY. The problem with this syndrome is that the testes are non-functional. Okay? अब टेस्टिस फंक्शनल नहीं है, तो हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन भी नहीं होगा और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी नहीं होगा. ओके, जब एंटी मुलेरियन हार्मोन नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा? ग्रोथ ऑफ द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड अपर वेजाइना. ओके, अब जब टेस्टोस्टेरॉन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन भी एब्सेंट है तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया किसकी तरह होगा? फीमेल की तरह होगा. और इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि एस्ट्रोजन यहाँ पर नहीं है. टाइप ऑफ गोनाडल डिसजेनेसिस है स्वयर सिंड्रोम. आपको इसमें याद क्या क्या करना है? आपको बस इसका जीनोटाइप पता होना चाहिए और मेन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है. मेन प्रॉब्लम है टेस्टिस आर नॉन फंक्शनल. मैंने आपको पहले बताया मेल अभी डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया था कि टेस्टिस प्रोड्यूसेस द टेस्टोस्टेरोन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन. ओके, जब एंटी मुलेरियन हार्मोन एब्सेंट है इसकी वजह से क्या होगा कि ग्रोथ ऑफ द यूट्रस, द फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड अपर वेजाइना. द एक्सटर्नल जेनेटेलिया के डेवलपमेंट के लिए टेस्टोस्टेरॉन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ये क्या है? दिस इज द पोटेंट फॉर्म. ओके, ये कुछ नहीं है, बस ये टेस्टोस्टेरॉन का पोटेंट फॉर्म है. ओके, जब ये एब्सेंट है तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया फीमेल की तरह होगा और इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो ईस्ट्रोजन. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द केल्मन सिंड्रोम. टेम्परेचर कैसा होगा? नॉर्मल होगा ना? यस जैसे टर्नर्स में शॉर्ट था तो इसमें नॉर्मल होगा ना? यस, इसमें हाइट ज्यादा हो सकती है. ज्यादा मैम नॉर्मल होती है ना इसमें, तो नॉर्मल हाइट से घटता है तो हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि शॉर्ट नहीं होगा. नॉर्मल हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है पर शॉर्ट नहीं होगी. ओके,
ओके। Kallman syndrome. Kallman syndrome is genotype is 46XX. इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? गोनाड्स आर द ओवरी। इसमें बस एक प्रॉब्लम होती है कि GnRH जो न्यूरॉन्स हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकली कहाँ बनते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बनते हैं। वहां से इनका माइग्रेशन नहीं हो पाता, इस वजह से GnRH का सिक्रीशन नहीं होता। तो pulsatile release of the GnRH is absent. ओके, इस वजह से जब GnRH नहीं है तो प्रॉपरली जब GnRH नहीं है तो LH और FSH नहीं होगा। जब LH FSH नहीं है तो ईस्ट्रोजन नहीं होगा, और ईस्ट्रोजन नहीं है तो प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या होगा? इंटरनल जेनेटल ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होता है ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन नहीं है तो इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, दे आर ऑफ इन्फेंटाइल टाइप। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी हमें चाहिए होता है ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन नहीं है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर एब्सेंट। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? प्राइमरी एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी एंड एनोस्मिया। ये आपको याद करना है कि एनोस्मिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कैलमैन सिंड्रोम का। अब मैं आपको बताती हूँ अप्रोच। सपोज a patient of primary amenorrhea comes to you. ओके, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उसकी। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या चीजें आती हैं? कल हमने देखा था ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर होता है, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वेल डेवलप्ड होगी या फिर नॉट डेवलप्ड। ओके, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वेल डेवलप्ड है, अब इसकी क्या कंडीशन होंगी? तो हम कंफर्म करेंगे थ्रू पर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड थ्रू द अल्ट्रासाउंड दैट यूट्रस इज प्रेजेंट और यूट्रस इज एब्सेंट। सबसे पहले क्या है कि कोई भी प्राइमरी एमेनोरिया का पेशेंट आता है तो हम उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वेल डेवलप्ड हैं या नॉट डेवलप्ड हैं। अगर वेल डेवलप्ड हैं तो हमें देखना है कि यूट्रस इज प्रेजेंट और यूट्रस इज एब्सेंट। उसके लिए हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यूट्रस इज एब्सेंट। अब यूट्रस एब्सेंट है, मैंने आपको बताया दो चीजें हो सकती है, AIS एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम एंड मुलेरियन एजेनेसिस। ओके, अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या देखेंगे? प्यूबिक हेयर्स देखेंगे। In androgen insensitivity syndrome, pubic hair is absent, and in Mullerian agenesis, the pubic hairs are present. Okay? अब आपने देख लिया कि यूट्रस तो प्रेजेंट है, तो उसके लिए अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है क्रिप्टोमेनोरिया या तो क्रिप्टोमेनोरिया है। क्रिप्टोमेनोरिया क्या था? कल हमने देखा था क्रिप्टोमेनोरिया इज नथिंग जस्ट द हिडन मेंसेस। अब क्रिप्टोमेनोरिया भी नहीं है, यूट्रस भी प्रेजेंट है, तो क्या कंडीशन हो सकती है? कंडीशन है हमको देखना पड़ेगा, फिर प्रोलैक्टिन लेवल करवाना पड़ेगा, FSH लेवल एंड LH लेवल। मैं इसको रब कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। सपोज द यूट्रस आर प्रेजेंट। ओके, तो एक कंडीशन तो होती है क्रिप्टोमेनोरिया वाली। दूसरी कंडीशन हो सकती है हम उसका FSH, LH और प्रोलैक्टिन लेवल करवा के देखेंगे।
सपोज LH और FSH दोनों कम आता है तो क्या हो सकता है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फेलियर हो सकता है। अगर LH और FSH बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है? PCOD। अब क्या देख सकते हैं कि प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो फिर हमको करवाना पड़ेगा TSH। If the TSH is raised, then the patient have the hypothyroidism। अगर TSH इसका नॉर्मल आ जाता है तो हमें प्रोलैक्टिनोमा को रूल आउट करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक पेशेंट है प्राइमरी एमेनोरिया का, आपके पास आया। सबसे पहले आप उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, द प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर। उसके बाद क्या हो सकता है? दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वेल डेवलप्ड होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नहीं डेवलप्ड होंगे। अभी हमने क्या देखा है? हमने देखा है वेल डेवलप्ड का। फिर अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेल डेवलप्ड तो हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू या फिर पर रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू हम कंफर्म करेंगे कि यूट्रस इज प्रेजेंट और यूट्रस इज एब्सेंट। ओके, इफ द यूट्रस इज एब्सेंट, तो यूट्रस एब्सेंट है तो उसके लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। अभी हमने आपको बताया कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम और मुलेरियन एजेनेसिस। In Mullerian agenesis, the pubic hair are present, and in androgen insensitivity syndrome, the pubic hair are absent. फिर इसको कंफर्म करने के लिए हमें कैरोटाइप करवाना पड़ेगा। ओके, अगर सेकेंड कंडीशन क्या है कि यूट्रस इज प्रेजेंट, सॉरी यूट्रस इज प्रेजेंट। यूट्रस अगर प्रेजेंट है तो क्रिप्टोमेनोरिया हो सकता है, क्रिप्टोमेनोरिया भी नहीं है तो फिर हमें FSH, LH और प्रोलैक्टिन लेवल करवा के देखना है। अगर LH और FSH दोनों कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम जो है या तो वो GnRH में है या फिर पिट्यूटरी में है। ओके, तो इसीलिए हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? LH बढ़ा हुआ है, FSH भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनोवुलेशन हो सकता है जो कि PCOD में होता है। वो मैं PCOD नेक्स्ट टर्न पे आपको बताऊंगी। थर्ड कंडीशन क्या है? प्रोलैक्टिन, फिर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होता है तो एक बार हम TSH करवाते हैं। TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर TSH बढ़ा हुआ आता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर TSH नॉर्मल है तो फिर हम उसको लिए फिर प्रोलैक्टिनोमा को कंफर्म करेंगे थ्रू CT स्कैन ऑफ द ब्रेन। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि द मैम ब्रेस्ट FSH बढ़ा होगा तो जी क्या हो सकता है? मैम FSH और LH बढ़ा हुआ रहेगा तो क्या मिल सकता है? PCOD, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, इफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट डेवलप्ड तो हम क्या देखेंगे? इसमें दो कंडीशन हो सकती है। स्ट्रीक गोनैड्स होगा। अब स्ट्रीक गोनैड्स किसमें होता है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। तो हम इसमें सारे स्टिग्मेटा ऑफ टर्नर सिंड्रोम प्रेजेंट होगा। या फिर इसमें अगर एनोस्मिया मिलता है तो फिर वो क्या हो जाएगा? दैट इज कलमन सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी एमेनोरिया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया मैंने कल भी आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी एमेनोरिया इज प्रेगनेंसी। अगर कोई भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ, यू शुड ऑलवेज रूल आउट प्रेगनेंसी। ठीक है, अदर फिजियोलॉजिकल कॉज क्या हो सकते हैं? लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा रहता है तो ये जो पल्सटाइल सिक्रीशन होता है GnRH को, इसको सप्रेस कर देता है। इस वजह से LH FSH सिक्रीट नहीं हो पाते और प्रॉपर्ली HPO एक्सेस वर्क नहीं कर पाता। ओके, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया इज प्रेगनेंसी। This is the most common physiological cause. Okay, and other physiological cause are the lactation. अब हम causes देखेंगे जैसे हमने कल देखा था। तो अगर हाइपोथैलेमस में क्या हो सकता है? एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से,
ईटिंग डिसऑर्डर्स में, या फिर कोई डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ है, जैसे कि ट्यूमर्स है, कोई ट्रॉमा है, रेडिएशन है, इन्फेक्शन है, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें क्या कॉज करती है, सेकेंडरी एमेनोरिया। पिट्यूटरी के लेवल पे क्या हो सकता है, प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है, शीहान सिंड्रोम एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस पिट्यूटरी के लेवल पे भी हो सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ट्यूमर्स, ट्रॉमा, radiation, etc. At the level of ovaries, we have the primary ovarian failure, and the level of uterus, we have the Asherman syndrome. इसमें Asherman syndrome में क्या होगा, LS, LH, FSH, estrogen सब कुछ नॉर्मल होगा। इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम इज विद द एट द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम। मैं अभी सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगी, आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू हियर। ओके, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी amenorrhea is pregnancy, and the other physiological causes are the lactation. Lactation का मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि जब प्रोलैक्टिन बड़ा होता है तो वो पल्सटाइल सिक्रेशन ऑफ GnRH को सप्रेस करता है, तो HPO एक्सेस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती, इस वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। हाइपोथैलेमस में क्या है, एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह से क्या होता है, जब कोई हम 1 सेकेंड, लेट मी रब दिस फॉर यू। एक्सेसिव एक्सरसाइज है, इसकी वजह से क्या होता है, बीटा ओपियोइड एंडोर्फिन्स आर रिलीज्ड। इसकी वजह से क्या होता है कि GnRH सिक्रेशन इज सप्रेस्ड। सेम ये सारा मैकेनिज्म हो जाता है। फिर पिट्यूटरी के लेवल पे प्रोलैक्टिनोमा है, शीहान सिंड्रोम एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एंड ओवरीज पे प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर, एंड यूट्रस पे एशरमैन सिंड्रोम। ये सारी चीजें हम बहुत ही कम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इंट्रा यूट्राइन एडिशंस और साइनेकी। अब ऐसा क्यों हो जाता है, ड्यू टू द एक्सेसिव क्यूरेटाज। अगर बहुत ही विग्रस क्यूरेटाज हुआ है, डीएनसी बहुत ही विग्रस हुआ है, तो वो एंडो जो बेसालिस लेयर होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से एंडोमेट्रियम प्रॉपर्ली रीजनरेट नहीं कर पाती और एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन एडिशन साइनिकी फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूट्राइन क्यूरेटाज and multiple DNC. DNC is dilatation and DNC is dilatation and curettage. And in genital tuberculosis, we have the presence of intrauterine adhesions or साइनिकी। ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा सेकेंडरी एमेनोरिया की तरह, कभी कभी इसमें हाइपोमेनोरिया भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी होगी पेशेंट को, डिसमेनोरिया हो सकता है, और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बिकॉज इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो बेस्ट टेस्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द एशरमैन सिंड्रोम इज हिस्ट्रोस्कोपी। ओके, हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम एशरमैन सिंड्रोम को डायग्नोज कर सकते हैं। ये एक पिक्चर है, ये है क्या, हिस्टेरो साल्पेंजियोग्राम। हिस्टेरोसाल्पेंजियोग्राम में क्या मिलता है एशरमैन सिंड्रोम में, मूथ एटन अपीयरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे फिलिंग डिफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मूथ एटन अपीयरेंस। तो मूथ एटन अपीयरेंस किसमें होता है, हिस्टेरोसाल्पेंजियोग्राम ऑफ एशरमैन सिंड्रोम। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट क्या है, अब हमारे पास एडिशंस हैं तो सिर्फ हमें उसको एडिशियोलिसिस करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि एडिशंस को तोड़ना पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, इंट्रा यूटराइन
एडिशंस और साइनिकी प्रेजेंट होते हैं। इसका कॉज क्या होता है? एक्सेसिव क्यूरेटाज, बहुत ही विग्रस क्यूरेटाज की वजह से एंडोमेट्रियम की जो बेसाइलस लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, इस वजह से यहाँ पे सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। नेक्स्ट वी हैव द शी-हैन सिंड्रोम। शी-हैन सिंड्रोम में क्या होता है? नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी। जब पोस्टपार्टम हेमरेज होता है तो उसमें प्रॉपरली ब्लड डिलीवर नहीं हो पाता एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, इस वजह से वहां पे नेक्रोसिस हो जाती है। ड्यू टू सीवियर पीपीएच देयर इज अब्रप्ट सीवियर हाइपोटेंशन होता है, इस वजह से पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो जाती है। अब आप कोई मुझे बताएगा एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? कोई बताएगा? ऑक्सीटोसिन और एडीएचपी छोड़ के सारे। ओके, ये सिक्रीट करती है एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच। ठीक है, तो जो सिम्टम्स आएंगे, अब क्या पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो गई है तो सिम्टम्स भी इसी पे डिपेंड करेंगे। सेकेंडरी एमेनोरिया क्यों हो रहा है यहाँ पे? सेकेंडरी एमेनोरिया इसलिए हो रहा है बिकॉज एलएच एफएसएच लेवल कम हो गया है। फेलियर टू लैक्टेट क्यों है? क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल कम हो गया है। लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड सेक्सुअल हेयर्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ACTH हार्मोन एंड हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज ऑफ TSH हार्मोन डिक्रीज। एक पॉइंट है कि 75% ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी अगर डिस्ट्रॉय होती है उसको हम बोलते हैं शी-हैन सिंड्रोम, और अगर 95% डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये हाइपोपिट्यूटरी स्टेट होता है। कल मैंने आपको बताया भी था, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि साइमोन डिजीज में क्या होता है। इट इज द हाइपोपिट्यूटरी स्टेट, इसको बोलते हैं साइमोन डिजीज। In Sheehan syndrome, there is necrosis of the anterior pituitary gland because of the excessive blood loss after delivery. जब सीवियर postpartum hemorrhage होता है तो वहाँ पे सीवियर हाइपोटेंशन होता है, इस वजह से प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है। जब नेक्रोसिस हो जाती है तो जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाते, इसकी वजह से वहाँ पे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स है सेकेंडरी एमेनोरिया बिकॉज LH-FSH इज नॉट प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्ली बाय द पिट्यूटरी, फेलियर टू लैक्टेट बिकॉज प्रोलैक्टिन लेवल कम है, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड सेक्सुअल हेयर्स बिकॉज ACTH कम है, और हाइपोथायरॉयडिज्म क्योंकि TSH कम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा में क्या है? बिकॉज ऑफ सम ट्यूमर प्रोलैक्टिन लेवल आर इंक्रीज्ड। तो प्रोलैक्टिन लेवल जब इंक्रीज है तो वहां पे गैलेक्टोरिया होगा। गैलेक्टोरिया का मतलब क्या होता है? एनीवन? मिल्क सिक्रेशन। जी, दिस इज द डिस्चार्ज फ्रॉम मिल्क लाइक डिस्चार्ज, दिस इज द मिल्क लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट आउटसाइड लैक्टेशन और प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है? प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ होता है, इस वजह से यहाँ पे गैलेक्टोरिया होता है। और ये जो प्रोलैक्टिनोमा होता है ये ज्यादातर ऑप्टिक कियाज्मा जो होता है उसके पास प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्टिक कियाज्मा में प्रेशर डालता है, इस वजह से इस प्रोलैक्टिनोमा में विजुअल डिस्टर्बेंस और हेडेक भी होता है। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, अगर लैक्टेशनल इशू आ रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है? शी-हैन सिंड्रोम, लेकिन अगर उसके साथ विजुअल डिस्टर्बेंस भी प्रेजेंट है तो फिर वो प्रोलैक्टिनोमा भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर मेनोपॉज या फिर प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसमें क्या होता है? बिकॉज ऑफ एनी रेडिएशन और एनी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट ओवरीज अपना फंक्शन खत्म कर देती हैं। ओवरीज
डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनका फंक्शन खत्म हो जाता है। इस वजह से प्री मैच्योर मेनोपॉज हो जाता है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेस देन 40 ईयर्स पे अगर मेनोपॉज हो रहा है तो उसको हम डाल सकते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर या प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में। ओके, इसमें क्या होगा, LH FSH तो हमारे पास प्रॉपर्ली प्रेजेंट होगा, लेकिन ओवरीज नॉन फंक्शनल हो जाएंगी। दैट्स व्हाई इसमें सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। ये क्वेश्चन था फीमेल एथलीट ट्राइड का। आपको इसको बस पता होना चाहिए कि फीमेल एथलीट ट्राइड में क्या क्या चीजें होती हैं। फीमेल एथलीट ट्राइड में होता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, द लो एनर्जी अवेलेबिलिटी एंड लो बोन मिनरल डेंसिटी। ओके, ये मुझे याद नहीं है क्वेश्चन कहाँ था, लेकिन ये आई थिंक प्रीमियर पायनियर में कहीं ये क्वेश्चन है। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फीमेल एथलीट ट्राइड में क्या चीजें आती हैं। क्या होता है, जो फीमेल होती है, जो जिम्नास्टिक्स होती हैं या फिर कोई भी एथलीट होती है, उसमें लो एनर्जी अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा, लो कैलोरी इनटेक है। जब लो कैलोरी इनटेक है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो सकता है। और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, लो कैलोरी इनटेक तो है तो प्रॉपर्ली ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ईस्ट्रोजन इज डेफिशिएंट, तो हमारे पास मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन भी होगा और लो बोन मिनरल डेंसिटी या फिर ऑस्टियोपोरोसिस भी होगी। बस आपको ये ट्राइड याद रखना है कि फीमेल एथलीट ट्राइड में क्या क्या चीजें आती हैं। ओके, ये आपको रटना है, फीमेल एथलीट ट्राइड आपको रटना है। तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने देखा सेकेंडरी एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रेगनेंसी एंड द अदर फिजियोलॉजिकल कॉज आर द लैक्टेशन। लैक्टेशन का मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया कि लैक्टेशन में सेकेंडरी एमेनोरिया क्यों होता है। फिर हाइपोथैलेमस में एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से क्यों सेकेंडरी एमेनोरिया होता है, ये मैंने आपको बता दिया। पिट्यूटरी के कॉजेज हमने देख ली हैं, प्रोलैक्टिनोमा एंड शीहान सिंड्रोम। ओवरीज पे हमने प्राइमरी ओवेरियन फेलियर देख लिया है और एशरमैन सिंड्रोम भी हमने देख लिया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है। एशरमैन सिंड्रोम में साइनिकी बन जाती है, एडिशंस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूट्राइन क्यूरेटाज। जब बहुत ज्यादा विग्रस क्यूरेटाज होता है तो एंडोमेट्रियम का जो बेसालिस लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस वजह से एंडोमेट्रियम प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती, रीग्रोथ जो होता है एंडोमेट्रियम का वो नहीं होता। इस वजह से क्या हो जाता है, सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है। इसका प्रेजेंटेशन है सेकेंडरी एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी भी होगी क्योंकि वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इसका टेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है दैट इज हिस्टेरोस्कोपी। और इसके एक मैंने आपको बताया कि जो हिस्टेरोसाल्पेंजियोग्राफी होती है उसमें मूथ एटेन अपीयरेंस होता है। आपको याद कर लेना है कि मूथ एटेन अपीयरेंस ऑफ हिस्टेरोसाल्पेंजियोग्राफी में एशरमैन सिंड्रोम में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिलिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसका मैनेजमेंट क्या है, हिस्टेरोस्कोपिक एड्यूसोलिसिस। सिंपल सी बात है, जब एडिशंस बन गए हैं तो हमें साइनिकी को या फिर एडिशंस को तोड़ना पड़ेगा, एडिसियो को लिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम में क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की नेक्रोसिस हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है तो हाइपोटेंशन होता है, इस वजह से पिट्यूटरी को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता और वहां पे नेक्रोसिस हो जाती है। तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है उस सबका लेवल कम हो जाता है और उस हिसाब से हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। ओके, फिर हमारे पास है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा में क्या है, पेशेंट हैव इंक्रीज्ड। प्रोलैक्टिनोमा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी एडिनोमा है। ओके, पेशेंट हैव इंक्रीज प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो गैलेक्टोरिया होगा। और प्रोलैक्टिनोमा जो है वो ट्यूमर की वजह से ऑप्टिक क्याज्मा के पास होता है, इसलिए विजुअल डिस्टर्बेंस और हेडेक भी होगा। तो क्वेश्चन में अगर विजुअल डिस्टर्बेंस और हेडेक आ रहा है तो आपको ये बात देखनी है कि क्या इसका कॉज क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर। ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ एनी रेडिएशन, बिकॉज ऑफ एनी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। ओवरीज अपना काम खत्म कर दे तो उसका हम बोलेंगे प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्योर। एक होता है प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर और एक होता है सेकेंडरी ओवेरियन फेल्योर। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ कि द डिफेक्ट लाइज इन द ओवरी इटसेल्फ। ओके, डिफेक्ट जो है वो ओवरी में ही प्रेजेंट है। तो उसमें क्या हुआ कि LH FSH तो हमारे पास प्रॉपर है लेकिन ओवरी में अंदर डिफेक्ट है इसलिए एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन सेकेंडरी ओवेरियन फेल्योर में क्या होता है कि LH FSH कम होता है बिकॉज
द डिफेक्ट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। ओके, अब फीमेल एथलीट ट्रायड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लो कैलोरी इनटेक की वजह से एस्ट्रोजन कम होता है तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन